हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शाहिद सैयद और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस के क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स है, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस के लिए एलिजिबल्स है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें हम लोग वीडियोस में देखेंगे। तो ये वीडियोस है ना, दो पार्ट में मैं बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज कंडीशन है, मतलब कौन कौन सी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, प्लस उसके बेनिफिट्स क्या है, ये हम लोग पहली वीडियोस में देखेंगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है स्टार्टअप इंडिया का, वो लाइव रजिस्ट्रेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लाइव रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा था कि पीपीटीज बना के काफी प्रेजेंटेशंस में आप लोग को बताऊं, लेकिन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ना, उसमें बहुत इजी प्रोसेस ऑलरेडी उन लोग ने सारी चीजें डिफाइन कर दी है, तो पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए जो ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जो सारी चीजें मेंशन है, तो वही सारी चीज कंसीडर करते हैं, जो जो बेनिफिट्स उधर मेंशन है। और भी कुछ चीजें जो लोग ने मेन जो कोर बेनिफिट्स है ना, जो मेन बेनिफिट्स के लिए लोग स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन की हुई है। तो वो एक थोड़ा देख लेंगे, और भी एडिशनल बेनिफिट्स मैं आप लोग को बता दूंगा कि और कौन कौन से बेनिफिट्स है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको startupindia.gov.in की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे इधर पे बहुत सारी चीजें मेंशन है कि मतलब पहले तो ये देखिए, डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिकॉग्निशन। अब उसमें क्या मेंशन है दोस्तों, अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एलिजिबल कंपनीज कैन गेट द रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप बाय डीपीआईआईटी in order to access the host of tax benefit, easier compliance, IPR, intellectual property rights, आप IPR का intellectual property rights, fast tracking and more, एंड लर्न, और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी चीजें। अब देखिए, उसमें पहले चीज है ना, इनिशिएटिव कौन कर सकता है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, एलिजिबल कंपनीज। अब ये एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी है जो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन ले सकती है, तो वो हम लोग नीचे देखते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, उसमें भी आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये जो कंपनी है स्टार्टअप, यानी आपकी कंपनी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है, तो ये सारी चीज उन्होंने दिया हुआ है। देखिए, फिर कंपनी की एज। अब मैंने न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, पहले ये आपको बता देता हूँ, एज बाद में बता देता हूँ। कंपनी टाइप कौन कौन सी, यानी कौन कौन सी कंपनी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में, यानी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन ले सकती है, तो वो कौन सी है? जैसे इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप के लिए नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी उनका स्केल बहुत हाई लेवल पे होता है, तो वो स्टार्टअप हो ही नहीं सकती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, हाँ पार्टनर, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, पार्टनरशिप एक अनरजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड फॉर्म में रजिस्टर्ड होती है, वो पार्टनरशिप फॉर्म एलिजिबल है। और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आप लोग को पता है कि एलएलपी जो है अपना, वो भी आरओसी की वेबसाइट से अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये तीन लोग स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन है। कौन कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये तीनों कंपनी स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती है। कब तक करा सकती है? अब देखिए, ये कंपनी की एज क्या होना चाहिए? पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन शुड नॉट बी एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब उनका एग्जिस्टेंस 10 साल, मतलब अभी मैंने एक न्यू प्राइवेट कंपनी चालू किया, उसको 10 साल से ज्यादा हो चुका है, और अदर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे उसका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है, तो भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती है। मतलब उसकी एज 10 साल के अंदर होना चाहिए कंपनी की, तो ही वो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। अब उसके बाद एनुअल टर्नओवर, पहले ये एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ था, अब उसको बढ़ा दिया गया। शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹100 करोड़ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब से उसने इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, तब से लेके स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, जैसे आप लोग को पता है कि उसकी एज 10 years तक नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टअप इंडिया जैसी उसकी 100 करोड़ के अबाव हो गया, तो वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन से हट जाएगा, मतलब वो एलिजिबिलिटी कंपनी, एलिजिबल कंपनीज में नहीं आएगा, तो वो स्टार्टअप इंडिया के डेफिनेशन से हट जाएगा। तो 100 करोड़ के अबाव हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से लेके को जब तक का वो बिजनेस कर रहा है, उसके वहां तक, यानी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब से वो बिजनेस स्टार्ट किया, जब से उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो वहां से लेकर जब उसका टिल 100 करोड़ तक का टर्नओवर नहीं है, जब तक का वो स्टार्टअप इंडिया के डेफिनेशन में आएगा। और जैसे ही 100 करोड़ क्रॉस हो गया, तो वो स्टार्टअप इंडिया कंपनीज नहीं रहेगी।
फिर उसके बाद ओरिजिनल एंटिटी देखिए, एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप। अब हाँ, अब ये देखिए स्टाफ, कोई ऐसी कंपनीज नहीं होना चाहिए जो मर्जर हो गया, मर्जर से यानी दो कंपनी, अभी अमालगमेशन जैसे दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनते हैं, जैसे ए और बी है, दोनों कंपनी ने अमालगमेट किया और ए बी कंपनी बन गई, तो उस तरीके से रिकंस्ट्रक्शंस और स्प्लिटिंग ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन की कंपनी नहीं होना चाहिए, वो न्यू कंपनी होना चाहिए। फिर इनोवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव एंड स्केलेबल। हाँ, अब इनोवेट आपके जो कंपनी है वो कुछ इनोवेटिव काम कर रही है फ्यूचर में, या तो सर्विस दे रही है तो प्रोडक्ट, कुछ न्यू प्रोडक्ट है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कुछ न्यू सर्विसेज है, कुछ इनोवेटिव सर्विसेज है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको इसकी ये चीज जो इनोवेटिव एंड स्केलेबल है ना, इसका बेनिफिट समझ में आएगा कि ये चीज क्यों मैं इधर पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि वो एक न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू सर्विसेज होना चाहिए, जो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा डीपीआईआईटी को। आप अपने को जस्टिफिकेशंस वहां पे देना पड़ता है अपने को। उन लोग ने एक कॉल, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये क्या है। तो जैसे इधर पे भी देख लेते हैं, शुड वर्क टूवर्ड्स डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट process and services have scalable business model with high potential for creation of wealth and employment। अब या तो फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करें जिसमें हाई पोटेंशियल से वेल्थ बढ़ने की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की, या तो आपका कोई प्रोडक्ट है जो इनोवेटिव है, और प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो न्यू इनोवेटिव सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, उसी को रजिस्ट्रेशन मिलता है। वैसे नॉर्मल आप कोई नॉर्मल सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप कंपनी एलिजिबल कंपनीज के डेफिनेशन में नहीं आते। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये अलग से आपको सेपरेटली दिया रहेगा दोस्तों। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी क्या इनोवेटिव काम कर रही है, क्या स्केल और उसकी स्केल क्या है, आप किस तरीके से वेल्थ को बढ़ा रहे हो, आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हो, वो सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। देन उसके बाद जो मेजर बेनिफिट्स है, मेजर बेनिफिट्स जो है, जो लोग स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना दोस्तों कि 100% टैक्स बेनिफिट्स मिलता है फॉर 3 इयर्स। अब देखिए 3 इयर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स, अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे को 3 इयर्स का 100% टैक्स बेनिफिट्स मिल गया, मतलब कंपनी का क्या हाई लेवल का यानी उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और उसको एक्यूमुलेट होते होते और एक्यूमुलेट होते होते, मतलब आपको टैक्स भरना ही नहीं है 3 साल। अब वो 3 साल जब टैक्स नहीं भरना है तो आपका जो टैक्स का पैसा है वो भी कंपनी में लगेगा, एज एन इन्वेस्टमेंट लगेगा, या तो जिस तरीके से भी लगेगा, आपका आपका जो वैल्यू है, जो कंपनी का वैल्यू रहेगा, वो कंपनी का वैल्यू और हाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी टैक्स की पेमेंट्स नहीं करना है। तो 100% बेनिफिट्स मिलता है फॉर 3 इयर्स, बेनिफिट्स मिलता है एटीआईसी में। अब देखिए, पोस्ट गेटिंग रिकॉग्निशन स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टैक्स एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन देना पड़ता है। अब उसके इनकम टैक्स आप किसको देना पड़ेगा, एटीआईसी ऑफ द इनकम टैक्स। पोस्ट गेटिंग क्लियरेंस ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, द स्टार्टअप कैन अवेल द टैक्स हॉलिडे ऑफ 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ फर्स्ट 10 years सिंस इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन से 10 साल के अंदर आप कोई भी 3 साल ऐसा चुन सकते हैं जिसमें आपको 3 साल का टैक्स बेनिफिट चाहिए। तो मोस्टली आप वही 3 साल चुनेंगे दोस्तों जिसमें आपका हाइयर प्रॉफिट है, वो है, इसमें 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक और टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंजल टैक्स में आपको मिलता है। तो ये एंजल टैक्स आपको ऐसे ही मैं बता देता हूँ नॉर्मली ये क्या टैक्स बेनिफिट है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब अपने शेयर्स वगैरह सेल करते हैं, और जब शेयर सेल करते हैं तो शेयर की एक मार्केट वैल्यू है, एक फेस वैल्यू है। आप कोई शेयर सेल कर रहे जिसका प्राइस है ना मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, उसकी मार्केट वैल्यू है 15, और फिर उसको लेकिन आप उसको सेल कर रहे हो कितने में, 17 में, तो 2 रुपया मार्केट वैल्यू से ज्यादा में सेल कर रहे हो। तो इसमें आपको ये जो 2 रुपीज है ना, ये 2 रुपीज पे आपको अदर सोर्सेस में टैक्स भरना पड़ता है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलता है, एग्जाम्पशंस मिलता है। पोस्ट गेटिंग रिकॉग्निशन स्टार्टअप में अप्लाई फॉर एंजल टैक्स एग्जाम्पशंस। तो ये एंजल टैक्स उस तरीके से होता है, लेकिन उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। फॉर अ टैक्स एग्जाम्पशन, एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर टैक्स एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द एंटिटी शुड बी डीपीआईटी रिकॉग्नाइज, मतलब वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर होना चाहिए। और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ द स्टार्टअप आफ्टर प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर इफ एनी डज नॉट एक्सीड 25 करोड़। यानी जो कंपनीज को ये सेक्शन 56 का बेनिफिट चाहिए ना,
तो उनका शेयर कैपिटल 25 करोड़ के अबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो अबाव हो जाएगा तो आप सेक्शन 56 का बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो ये दो कोर बेनिफिट्स है दोस्तों स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के। और क्या क्या बेनिफिट्स है मैं बताता हूँ। जैसे आपने अभी स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कौन लेता है, जो जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज है, इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहा है, या वेल्थ जनरेट कर रहा है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो अगर उसके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको 80% बेनिफिट्स मिलता है रेट में। जो इन आईपीआर का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना दोस्तों, वो बहुत हाई प्राइस रहता है, तो आपको उसमें 80% डिस्काउंट मिलता है। मतलब जो भी आईपीआर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो भी फीस होता है उसमें 80% आपको डिस्काउंट मिलता है। प्लस आप ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन करने जाएंगे तो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन से। और एक सबसे बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों इसका, और सब आप खुद कर सकते हैं। मतलब आप घर में बैठ के, अगर आप कंपनी के ओनर है तो आप खुद घर में बैठ के स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, आपको खाली जो नॉर्मल डिटेल्स पूछता है वो सारी चीज डालना है। फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या आपका, कौन सा प्रोडक्ट इनोवेटिव है, या फिर क्या मतलब, और अपने को यही सारी चीज बताना पड़ता है कि इनोवेटिव क्या क्या चीजें है अपने में। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म लाइव एप्लीकेशंस करेंगे, कि किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वो लाइव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। तो ये टैक्स बेनिफिट आपको मैंने बता दिया कि हाँ, एक बेनिफिट ये भी है कि आईपीआर में 80% का डिस्काउंट मिलता है जो रजिस्ट्रेशन होता है आईपीआर का। फिर उसके बाद ट्रेडमार्क में आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। प्लस बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती है, एमएसएमईज की स्कीम्स होती है, तो वो सब जैसे लोन्स वगैरह के रीपेमेंट्स की हो गए, वो सब आपको बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी क्या है, किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते, मतलब रजिस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टअप इंडिया कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल है, उसके बेनिफिट्स क्या है स्टार्टअप इंडिया, इस वीडियो में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम लोग लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा ट्रेंड है। 82% लोग सिर्फ मेरे वीडियोस देखते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आपको टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, आरओसी कंप्लायंस से रिलेटेड सारे वीडियोस में प्रैक्टिकली बनाता हूँ। आप लोग को बहुत सारी चीजें मेरे चैनल पे सीखने मिलेगी। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।